गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा आपके पाठ्यक्रम में आरो बाग एक से जो प्रथम अध्याय है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नमक का दारोगा। इसी नमक के दारोगा पर आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन वृत्तांत। इसके उपरांत ये जो कहानी है इसका सारांश जानेंगे, और जो कठिन शब्द है इस अध्याय में, जो कठिन शब्द आए उनका अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन वृत्तांत। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद जी आधुनिक युग के दरमियान आते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जीवन से संबंधित, साहित्य से संबंधित कुछ काव्य पंक्तियां बताते हैं कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व के आत्मा का दर्शन करा देती है। ये साहित्य से संबंधित मुंशी प्रेमचंद जी ने काव्य पंक्ति कही है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में लमही गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां पर हुआ था। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मान मानसरोवर, आठ खंड में, गुप्त धन, ये कहानी संग्रह, करबला संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियों के आसपास लिखी हैं। 300 कहानियां रचित की है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, मृत्यु सन 1936 में हुई। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन बहुत ही कमियों में व्यतीत हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलाते रहे। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में भी हिस्सा लिया, और उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया था। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोसाई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ गई थी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास और पंच परमेश्वर जैसी कहानी, सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में भी प्रकट किया है। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्या और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है।
सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, कफन आदि कहानियां ऐसे ही है। बाद की उनकी रचनाओं में यह एक आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंच गए जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। गोदान उपन्यास उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रहा है, जो 1936 में रचित हुआ था। उसकी रात, कफन आदि कहानियां, इसके बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारे सुंदर उदाहरण रहे हैं, क्योंकि कफन कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने जैसा कि बताया है कि कफन कहानी में जो कफन कहानी के पात्र हैं उसमें वो क्या करते हैं, मुख्य पात्र उसकी पत्नी के मृत्यु हो जाती है और वो और उसका जो लड़का है वो पूरा का पूरा जीवन अपना ऐसे ऐशो आराम में व्यतीत करता है। ऐशो आराम से मतलब शराब पीकर, नशे इत्यादि करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी की मृत्यु पर उनके पास पैसे नहीं है कफन खरीदने के लिए, और वो क्या करते हैं, वो कफन के अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के कफन के लिए गांव से गांव के लोग भी सहयोग करते हैं और गांव से के लोगों से पैसे मांगते हैं। तो इस तरह से वो जितने भी पैसे एकत्रित होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी के लिए कफन तो खरीदते नहीं, लेकिन बाप बेटे दोनों मिलकर क्या करते हैं, उन पैसों की शराब पी लेते हैं। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज की जो यथार्थता है, जो यथार्थता यानी कि जो रियलिटी है, हकीकत है, सच्चाई है, उस सच्चाई को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया है। ठीक है, तो इस कहानी में एक मुहावरा आया है कि धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि में देख सकते हैं। और इस कहानी में ये जो कहानी है, नमक का दारोगा, दारोगा दारोगा का मतलब होता है थानेदार। दारोगा का मतलब क्या होता है, थानेदार। तो ये जो नमक का दारोगा नामक रचना है, ये जो कहानी के रूप में हमारे समक्ष आई है हमारे पाठ्यक्रम में, तो इस कहानी में इस कहानी में मानव मूल्य में आस्था जगाने वाली आशावादी ये कहानी रही है। और इसमें सत्यनिष्ठता, धर्मपरायणता और कर्तव्यनिष्ठता को भी उजागर किया गया है और विश्व के दुर्लभ गुणों को भी इस कहानी में बताया है। तो कहानी का जो सारांश है, कहानी का सारांश जान लीजिएगा। जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग बन गया था और इसके दारोगा पद को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा। नमक विभाग में एक जो दारोगा के लिए एक पद होता है, वो जो पद था वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के बड़े इच्छुक रहते थे। और उन दिनों फारसी में दो एक प्रेम कथाएं कहने वालों को जल्दी से ही ये पद हासिल हो जाता था। तो बाबू वंशीधर भी जो इस कहानी के मुख्य पात्र रहे हैं, बाबू वंशीधर इस कहानी के मुख्य पात्र रहे हैं। बाबू वंशीधर भी लैला मजनू, फरहाद आदि के प्रेम के जो किस्से हैं वो सुनकर रोजगार ढूंढने के लिए निकल गए। और उनके पिता, बाबू वंशीधर के पिता ने उन्हें एक हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय से तो मासिक आय तो एक पूर्णमासी का चांद होता है, जो घटते घटते बिल्कुल ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत होता है जिसमें सदा प्यास कभी भी नहीं बुझती। इस उपदेश को पाकर वंशीधर बाबू नौकरी ढूंढने के लिए बाहर निकल गए और सौभाग्य से उन्हें नमक के दारोगा होने का एक सुअवसर मिल गया। किसको मिल गया सुअवसर? बाबू वंशीधर को। और यह बात सुनते ही उनके परिवार के सदस्यों में एक खुशी की लहर दौड़ आई। और इस तरह से एक दिन क्या था, जाड़े की एक रात थी और मुंशी वंशीधर को अभी यहाँ यमुना के पुल पर आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे और उन्होंने जल्दी अपनी अच्छे काम से और अपने अच्छे व्यवहार से अफसरों के मन को भी मोह लिया था मुंशी वंशीधर ने।
और दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर गाड़ियों की आवाज को सुनकर खुल गई और वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाहर आकर दारोगा जी ने बाहर आकर देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के ऊपर से जा रही है। डांट कर पूछा कि इसकी किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही, लेकिन बाद में पता चला कि पंडित अलोपीदीन की है, दातागंज के। ये जो गाड़ियां हैं ये किसकी है? पंडित अलोपीदीन की। और इस तरह से मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंके, क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे सम्मानित व्यापारी माने गए थे। उनका अंग्रेजों से भी अच्छा उठना बैठना था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक क्यों ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो खबर है, ये खबर पंडित अलोपीदीन को मिल गई थी और पंडित अलोपीदीन अपने एक सुंदर से रथ पर सुप्त अवस्था में वहां पर उस पुल पर आ गए। और उन्हें जैसे ही ये गाड़ियां गाड़ियां रोकने का जो समाचार मिला था, तो वो तुरंत ही क्या हो गए थे, अपने रथ पर सवार होकर दारोगा जी के पास उस पुल पर आ गए, उस घाट पर आ गए। और वहां पर पंडित अलोपीदीन को जो पंडित अलोपीदीन ये सोचते थे, क्योंकि पंडित अलोपीदीन के पास पैसों की तो कमी थी ही नहीं, वो तो ये सोचते थे कि पैसे के बलबूते पर किसी को भी खरीदा जा सकता है। तो पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी की जो ताकत है, लक्ष्मी की ताकत पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। और निश्चिंत होकर दरोगा के पास पंडित अलोपीदीन पहुंच गए और बोले, हम ब्राह्मण पंडित अलोपीदीन ने वहां पर मुंशी वंशीधर को कहा कि हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि हमेशा ही रहनी चाहिए। वंशीधर ने सरकारी हुक्म की चेतावनी भी दी पंडित अलोपीदीन को, लेकिन पंडित अलोपीदीन ने रिश्वत देने की बात कही और वंशीधर पर रिश्वत का जरा भी असर नहीं पड़ा। और मुंशी वंशीधर कड़क होकर बोले, हम उन नमक हरामों में से बिल्कुल भी नहीं हैं जो कोड़ियों पर ईमान बेचते फिरते रहते हैं। आप इस समय हिरासत में हो। और इस तरह से दारोगा ने बदलू सिंह को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाया, लेकिन अलोपीदीन के प्रभाव के कारण वह उन्हें जो अम, उन्हें छुआ तक भी नहीं। और इस तरह से अलोपीदीन हैरान रह गए। उन्होंने आज तक धर्म के आगे हारते न देखा था। अतः वे उसके सामने गिड़गिड़ाए, दया की गुहार की, फिर भी वंशीधर पर कोई असर नहीं हुआ। और सेठ जी ने 1000 रुपये तत्काल देने की बात कही। किसको 1000 रुपये तत्काल देने की बात कही? अलोपीदीन को। अलोपीदीन ने वंशीधर को। और इस तरह से वंशीधर ने गर्म होकर उन्हें कहा कि 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। और इस तरह से सेठ जी ने रिश्वत की राशि 5, 10, 15, 20, 30, 40,000 तक बढ़ा दी, लेकिन वंशीधर का ईमान तक नहीं डगमगाया। और सेठ जी ने दया याचना भी की, किंतु हिरासत के आदेश दे दिए। और इस तरह से यहाँ पर इस कहानी में सेठ जी के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता को देखकर वंशीधर बाबू बाद में पिघल गए। लेकिन सेठ जी ने वंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसकी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर पद स्वीकार करे। उसे 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी की घोड़े, बंगला, नौकर चाकर मुफ्त मिलेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर वंशीधर ने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे में न तो विद्या है, न बुद्धि है और न ही मेरे अंदर अनुभव है जो इन गलतियों को की पूर्ति कर सके। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता होती है। और इस तरह से अलोपीदीन ने कलम कलमदान से कलम निकाल कर वंशीधर के हाथों में दे दी। और न मुझे विद्वता की चाह, न अनुभव की और न ही कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला और वही उदंड प्रवृत्ति, वही कठोर और धर्मनिष्ठा दारोगा आपको बनाए रखे। ये बात किसने कही? ये बात पंडित अलोपीदीन ने किसको कही है?
मुंशी वंशीधर को। जब मुंशी वंशीधर उनके घर आकर मुंशी वंशीधर ने उनसे विनती की। किन से विनती की? और मुंशी वंशीधर से विनती की पंडित अलोपीदीन ने। ठीक है, तो ये बातें पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को उनके घर जाकर कहते हैं। ठीक है, तो आगे है इस कहानी का जो अंतिम जो इसमें सारांश रहता है कि परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको सदैव उसी नदी के किनारे आप अपने दारोगा पद पर रहे और वही आपकी उदंड प्रवृत्ति रहे, वही धर्म निष्ठा पूर्वक कर्तव्य निष्ठा पूर्वक आप वही काम करें। और इस तरह से वंशीधर की आंखों में कृतज्ञता डगमगा गई और उसने भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कौन से नियुक्ति पत्र पर? जो पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर के सामने रखा था। ठीक है, जो मुंशीधर के सामने रखा था उस पत्र पर किसने हस्ताक्षर कर दिए? वंशीधर ने। और इस तरह से अलोपीदीन ने पूरी खुशी से उस ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ धर्मपरायण मुंशी वंशीधर को अपने गले से लगा लिया। ये इस कहानी का सारांश है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। नमक का दारोगा। नमक का दारोगा, दारोगा क्या बताया मैंने? दारोगा बताया है थानेदार। दारोगा का मतलब क्या होता है? थानेदार। देखिए, पेन पेंसिल साथ में रखना, जो कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ लिखते जाना। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यानी कि एक दौर ऐसा था जब भारत में नमक पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, तो उस दौर की बात है जब नमक पर पाबंदी लगी हुई थी। तो उस दौर की बात है ये। उस दौर की बात को मुंशी प्रेमचंद जी ने उजागर किया है। ठीक है, तो ईश्वर प्रदत्त होता है जो भगवान द्वारा दिया गया होता है। भगवान ने जो कुछ भी व्यक्ति को दिया है उसे, और फिर व्यवहार करना होता है, व्यवहार में लेके आना, यानी कि उसे प्रयोग करना, यूज करना। और निषेध, निषेध का मतलब होता है मनाही। निषेध का मतलब क्या होता है? मनाही, रोक, पाबंदी। ठीक है, आगे चलिएगा। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। छल प्रपंच क्या होते हैं? जो धोखा और मक्कार होते हैं उनको छल प्रपंच बोलते हैं। सूत्रपात होना, सूत्रपात होना किसी भी काम का स्टार्टिंग करना, आरंभ करना। कोई घुस से काम निकालता था और कोई चालाकी से। कोई घुस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। घुस यानी कि कोई तो क्या करता था? घुस देकर, रिश्वत देकर अपने काम को करा लेता था, और कोई अपनी समझदारी से उस काम को करा लेता था। अधिकारियों के वो 12 थे। अधिकारियों, जो भी अफसर लोग थे, उनकी वाहवाही हो रही थी, वो मजे ले रहे थे। मजे, वो 12 होना, मजे होना। वो 12 का मतलब क्या होता है? मजे होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यानी कि लोग क्या चाहते, जो भी अन्य विभागों में लगे होते थे वो भी क्या करते थे? वो भी इस नमक विभाग में, ये जो नया विभाग बना था नमक का, इसमें जो दारोगा का पद था, इस दारोगा के पद को हासिल करना चाहते थे। क्यों हासिल करना चाहते थे? क्यों बैठना चाहते थे? बड़े इच्छुक थे, क्योंकि इस पद पर जो कोई बैठता था, पैसों के पैसे बहुत ज्यादा कमाए जाते थे इस पद पर बैठने के बाद। क्योंकि बड़े बड़े जो ये थे पूंजीपति, वो क्या करते थे? रिश्वत देकर अपने कामों को दारोगा से करा लेते थे, और जो भी ताकि किसी भी काम में उन्हें कोई अड़चन न हो। इस तरह से ये जो पद था, ये पद एक पैसे का पद माना जाता था। पैसा कमाने का एक जो ये ओहदा था, ये इस तरह से उस समय के दौर में इस ओहदे को पैसों का ओहदा माना जाता था। ठीक है, पटवारीगिरी का मतलब होता है जो पटवारी होते हैं। पटवारीगिरी का मतलब क्या होता है?
जो पटवारी होता है, और सर्व सम्मानित जो सभी द्वारा सम्मानित किए गए हो, जो सभी द्वारा सम्मानित किए गए हो। पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी का मतलब क्या होता है? बरकंदाजी होता है बंदूक लेकर चलने वाले जो सिपाही होते हैं या जो चौकीदार होते हैं, उनको बरकंदाजी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। जी ललचाना मुहावरे का प्रयोग है। जी ललचाना यानी कि लालच में पड़ जाना या लोभ में आना। ठीक है, यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्राबल्य क्या होता है? प्राबल्य होता है जोर, किसी भी चीज को किसी भी चीज का जोर होना, यानी कि उस समय उत्कृष्टता पर था। ठीक है, आगे है, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी कि उस समय क्या था, जो प्रेम की कथाएं या जो लोग फारसी बोला करते थे या जो प्रेम की जो कहानियां सुना करते थे, या वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो फारसी जानते थे, जो प्रेम की कहानियां पढ़ते थे, उन ऐसे इस प्रकार से उन्हें नॉलेज होता था, ज्ञान होता, तो वो ऐसे लोग क्या करते, बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जा करते उस दौर में। ठीक है, उन्हें काफी रिस्पेक्टेबल पर्सन माना जाता, काफी सम्मानित व्यक्ति समझा जाता, बहुत ही ज्यादा क्या माना जाता था कि उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो इस प्रकार की कथाएं जानते थे या प्रेम की बातें जानते थे। ठीक है, श्रृंगार रस का मतलब होता है जो प्रेम का आनंद लेना, और पारसिंदा पारसिंदा होता है जो फारसी जानने वाले होते हैं, और सर्वोच्च सर्वोच्च होता है सबसे ऊंचा जो स्थान होता है, उच्च ओहदा, उच्च पद पर नियुक्त होना यानी कि उसे को प्राप्त कर लेना, नौकरी प्राप्त कर लेना। आगे चलिए, मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कारों से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की ओर खोज में निकले। अब देखिए, मजनू मजनू क्या है? मजनू मजनू से अभिप्राय है कि जो ये प्रेमी नायक है, एक ऐसी कथा है, एक ऐसी कथा, एक प्रसिद्ध प्रेमी कथा है, एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है ये, और उस प्रसिद्ध प्रेम कथा का जो नायक है वो है मजनू। ठीक है, यानी कि प्रेमी नायक हो गया ये। इसका जो वास्तविक अर्थ अगर जाने तो क्या बन जाएगा? एक प्रसिद्ध प्रेम कथा का प्रेमी नायक। और जो फरहाद है, फरहाद मजनू की प्रेमिका है। फरहाद कौन थी? मजनू की प्रेमिका। और प्रेम वृतांत होता है प्रेम की कथाएं, प्रेम की कहानियां, प्रेम की कहानियां। आविष्कार आविष्कार का मतलब होता है नई नई खोज करना। आविष्कार का मतलब क्या होता है? नई नई खोजें करना। महत्व महत्व का मतलब होता है आवश्यक, जो आवश्यक चीजें होती हैं। ठीक है, और अनुभवी उनके अनुभवी उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। अनुभवी क्या होता है? अनुभवी होता है जिसे बहुत सारा अनुभव हो, उसे अनुभवी बोलते हैं। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, दूर जमा दशा, दूर उपसर्ग है इसमें। ठीक है, बुरी दशा, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाते हैं। मैं कतार पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कतार पर का वृक्ष का मतलब है मैं कगारे का वृक्ष, कतार नहीं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का वृक्ष होना यानी कि नदी किनारे कोई पेड़ खड़ा हुआ हो जिसका अंत बिल्कुल ही नजदीक हो, ऐसा पेड़, ऐसा वृक्ष जो बिल्कुल ही खत्म होने पर हो, उसे कगारे का वृक्ष बोलते हैं। आगे चलिए, न मालूम कब गिर पड़ूं,
यानी कि कौन कहता है ये बातें? इस तरह की जो बातें हैं, ये इस तरह की बातें क्या हैं? ये नीतिगत बातें हैं, ठीक है। और ये नीतिगत बातें ये इस प्रकार की बातें ऐसा माना जाता है कि कगारे का वृक्ष, यानी कि एक तरह से बुढ़ापा आ जाना, वृद्धावस्था में पहुंच जाना, ठीक है। चलिए, न मालूम कब गिर पड़ू, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। कौन कहता है ये बातें? ये बातें उनके पिताश्री कह रहे हैं कि इनको मुंशी वंशीधर को समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार होना यानी कि कर्ता धर्ता, सारा काम धाम तुम ही ने करना, पूरी की पूरी जिम्मेवारी तुम ही पर है, क्योंकि उनके पिताजी तो क्या हो चुके थे? बुजुर्ग हो चुके थे मुंशी वंशीधर के, ठीक है भाई। आगे चलिएगा। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा क्या होता है? पदवी। यह तो पीर का मजार है। यह तो क्या है? पीर का मजार। पीर का मजार क्या होता है? जो देवताओं का रहने का जो निवास स्थान होता है उसको पीर का मजार बोलते हैं। यानी कि देवताओं का ठौर ठिकाना जो होता है उसको पीर का मजार बोलते हैं। निगाह आगे है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए? चादर पर रखनी चाहिए। निगाह, निगाह क्या होता है? दृष्टि। और चढ़ावा, चढ़ावा क्या होता है? जो देवताओं के सामने चढ़ाया जाता है भेंट इत्यादि के रूप में, ठीक है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। ऊपरी आय यानी कि रिश्वत की जो आमदनी होती है, रिश्वत इत्यादि की में जिसमें हो। ऊपरी आय, मासिक वेतन जो पूर्णमासी का चांद है। मासिक वेतन तो किसका चांद है? मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद होना, पूर्णमासी का चांद क्या होता है? पूर्णमासी का चांद यानी कि पूरा खिला हुआ चांद। यानी कि जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के दिन चांद पूरा अपना आकार लेके पूरा खिलता है, पूरा आकार होता है चांद का, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। अब लक्षण सब शक्ति का सारा है इसमें, क्योंकि उन्होंने मुंशी वंशीधर के पिताश्री ने उन्हें समझाया कि ये जो मासिक वेतन है, महीने की जो सैलरी होती है, ये तो पूर्णमासी के चांद की भांति होती है। और ये तो क्या होती रहती है? ये तो जैसे पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा के दिन तो क्या हो जाता है? पूरा आकार लेकर दिखाई देता, पूरा आकार से पूरे आकार में दिखाई देता है, अपने पूरे रूप में दिखाई देता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे घटता जाता है। ऐसे ही ये मासिक वेतन है। ये मासिक वेतन जिस दिन मिलता है उस दिन तो ये उस पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, लेकिन धीरे धीरे उस मासिक वेतन में से पैसे घटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। स्रोत होता है भाव, जिससे जिससे सदैव प्यास बुझती है, सदैव हमेशा ही। वेतन मनुष्य देता है, इसी इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत होना, बरकत होने का मतलब क्या होता है? बरकत होने का मतलब होता है कि वृद्धि होना, उसमें वृद्धि होना, ठीक है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक होता है सोच समझ की। विवेक क्या होता है? विवेक होता है सोच समझ की, ठीक है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। अवसर होता है मौका, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गर्जे वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगर्ज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। उपरांत होता है के बाद में, और गर्जे वाले होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, और बेगर्ज होते हैं जिसे कोई किसी चीज की आवश्यकता ही ना हो। दांव पर पाना यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, दांव पर पाना अपना स्वार्थ सिद्ध करना,
और निगाह में बांध लेना, मन में किसी चीज को विचार पैदा कर लेना या मन में धारणा पैदा कर लेना। और जन्म भर की कमाई, जन्म भर की कमाई होता है जीवन भर का जो अनुभव होता है। ठीक है, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन ही अपना सहायक था। यानी कि ये सभी के सभी उसके अंदर गुण थे। ऐसे किसके अंदर गुण थे? ये सभी के सभी, ये सभी गुण उसमें जो मुंशी वंशीधर थे, मुंशी वंशीधर के अंदर देखने को मिलते हैं ये सभी के सभी गुण। ठीक है, ये सभी के सभी गुण किस के अंदर देखने को मिलते हैं? ये सभी गुण मुंशी वंशीधर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब जो विस्तृत का अर्थ होता है, विस्तृत का अर्थ होता है खुला हुआ। और धैर्य, धैर्य का मतलब होता है धीरज, धीरज रखना, धैर्य में बांधना या धीरज से बांधना मुहावरा के रूप में प्रयोग होता है। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं। आत्मालंबन, जो आप खुद को अपना सहारा मानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। सुकून होता है अवसर से। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। प्रतिष्ठित हो जाना, स्थापित हो जाना, वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। ठिकाना न रहना यानी कि बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज का मिल जाना। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। सुख संवाद मिलना, शुभ समाचार मिलना। तो फूले न समाये, फूले न समाये मुहावरे का प्रयोग है, यानी कि बहुत खुश हो जाना। महाजन कुछ नरम पड़े, महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन कौन होते हैं? जो उधार देने वाले, जो साहूकार होते हैं वो महाजन होते हैं। नरम पड़ना, शांत हो जाना। और कलवार की आशालता लहलाई, कलवार की आशालता, कलवार होता है शराब बनाने वाला जो होता है। ठीक है, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। सूल उठना, हृदय में सूल उठना यानी कि जलन के मारे दुख पैदा होना, जलन के मारे दुख पैदा होना। जाड़े के दिन थे और रात का समय था, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त, नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। कार्य कुशलता, काम करने में जो निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, उत्तम व्यवहार, अच्छे व्यवहार, उत्तम आचार से, यानी कि उत्तम आचार क्या होता है? अच्छे व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मोहित कर लेना ये भी मुहावरा है, यानी खुश कर लेना। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह कौन होते हैं? मल्लाह होते हैं जो नाविक होते हैं, नाव को चलाने वाले। और कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा। कोलाहल का मतलब क्या होता है? शोर शराबा। सुनाई दिया, उठ उठ बैठे। इतनी रात गई, पंडित ये जो था क्या नाम है, ठीक है, इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल होना, गड़बड़ होना। तर्क ने ब्रह्म को पुष्ट किया। तर्क, तर्क विचार, ब्रह्म को पुष्ट करना, ब्रह्म को पुष्ट करने का मतलब है संदेह। पुष्ट करने को करना, पुष्ट करने का मतलब होता है बढ़ाया, यानी कि विचारों को संदेह के रूप में और ज्यादा
बढ़ा दिया। यानी कि ऐसे ऐसे विचार आने लगे वंशीधर के मन में कि जिससे कि वो सब के ऊपर से जा रही थी, उनके प्रति उनके मन में संदेह पैदा हो गया। किसके पैदा हुआ? मुंशी वंशीधर के। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। तमचा होता है बंदूक। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। किसकी गाड़ियां हैं? योगिंदर सर, थोड़ी थोड़ी देर तक सन्ना